नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला देखने को मिला है। मोदी को 400 सीटें चाहिए, ये पीएम मोदी ने कहा है, जिससे कांग्रेस राम मंदिर पर ताला ना लगा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर ताला ना जोड़ सके। राम मंदिर पर बाबरी ताला कांग्रेस ना लगा दे, इसी वजह से मोदी को 400 सीटें देना जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि पीएम मोदी ने प्रहार किया। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। किम जोंग उन की जिंदगी रहस्य के 1000 पर्दों से ढकी है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सार्वजनिक जीवन, सब कुछ पर किम जोंग उन ने रहस्य का आवरण चढ़ा रखा है। लेकिन इस बार कुंवारी लड़कियों के शोषण की जो दास्तान सामने आई, उसने किम जोंग उन की जिंदगी के उन ब्लैक चैप्टर का पर्दाफाश किया जिसे देख और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन क्यों करता है 25 लड़कियों का चुनाव? 14 से 25 साल की लड़कियों को कौन सा काम सौंपता है किम जोंग उन? अब तक दुनिया क्यों नहीं जान पाई तानाशाह के फीमेल ब्रिगेड का सच? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की रंगीन मिजाज की ऐसी खबर ना पहले कभी आपने सुनी होगी ना देखी होगी। किम जोंग उन की जिंदगी रहस्य के 1000 पर्दों से ढकी है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सार्वजनिक जीवन, सब कुछ पर किम जोंग उन ने रहस्य का आवरण चढ़ा रखा है। लेकिन इस बार लड़कियों के शोषण की जो दास्तान सामने आई है, उसने किम जोंग उन की जिंदगी के उन ब्लैक चैप्टर का पर्दाफाश किया है जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि किम जोंग उन उस देश का शासक है जहां कोई भी युवती कभी भी किसी भी वक्त सत्ता का शिकार हो सकती है। कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपना मन बहलाने के लिए प्लेजर स्क्वाड नाम का ग्रुप चलाते हैं। इस ग्रुप का काम तानाशाह किम जोंग उन और उसके सहयोगियों का एंटरटेनमेंट करना होता है। नॉर्थ कोरिया से भागी महिला योनमी पार्क ने ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार को दिए इंटरव्यू में इस स्क्वाड का खुलासा किया है। योनमी पार्क के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन के प्लीजर स्क्वाड के लिए हर साल 25 लड़कियों का चयन होता है। इन महिलाओं को लुक्स और सरकार के प्रति निष्ठा के आधार पर चुना जाता है। मुझे भी 2 बार इस स्क्वाड के लिए चुना गया था, लेकिन फैमिली स्टेटस के कारण इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाई। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की इस स्क्वाड को चुनने के लिए सरकारी अधिकारी देश भर के स्कूलों के क्लासरूम और यार्ड्स में घूमते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनसे कोई सुंदर लड़की छूट न जाए। एक बार जब वो चुनाव कर लेते हैं तो वो लड़की के फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हैं। इस स्क्वाड में उन लड़कियों को कभी शामिल नहीं किया जाता जिनके परिवार का कोई नॉर्थ कोरिया से भाग गया हो या जिसके साउथ कोरिया में रिश्तेदार हो। योनमी पार्क के मुताबिक पहले स्टेज में लड़कियों को चुनने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। अगर लड़कियों के शरीर पर धब्बे, तिल जैसी खामियां होती हैं, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतनी चेकिंग के बाद सिर्फ कुछ चुनिंदा लड़कियां बचती हैं, जिन्हें राजधानी प्योंगयांग भेजा जाता है। किसी एक साल नहीं, हर साल ये होता है।
और किम जोंग उन ने नहीं बल्कि उनके पिता किम जोंग इल ने ये सिलसिला शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कोरियाई तानाशाह किम जोंग इल का मानना था कि कुंवारी लड़कियों के साथ संबंध बनाने से व्यक्ति ज्यादा सालों तक जीता है। 2011 में 70 साल की उम्र में किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हुई। इस स्क्वाड को भी बनाने का आइडिया किम जोंग इल का था। उन्होंने इस स्क्वाड को 1970 में शुरू किया था, लेकिन असली कहानी इससे भी पहले शुरू होती है। किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग थे। किम सुंग ने भी महिलाओं का एक समूह बनाया था जिसका नाम पोचोम्बो इलेक्ट्रॉनिक एनसेम्बल था। किम जोंग इल का अपना अलग एक मनोरंजन दल था जिसे वांग जासन लाइट म्यूजिक बैंड कहा जाता था। इतने सालों में इस स्क्वाड का मेकअप कई बार बदला है, लेकिन नहीं बदला तो चुनी गई लड़कियों का काम। अचरज में डालने वाली इस दास्तां की कहानी जिस योनमी पाक ने बताई वो उत्तर कोरिया से भागकर पश्चिमी देशों में रहती है। किम जोंग उन और उनके पूर्वजों की लड़कियों के शोषण की कहानियां दुनिया को बताने वाली योनमी पाक ने जो कहा, उनके मुताबिक तानाशाह के डर से इन लड़कियों के घर वाले भी इन्हें इस काम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब ये लड़कियां 20 की उम्र में पहुंचती हैं, तो इनकी शादी लीडर्स के बॉडीगार्ड्स के साथ हो जाती है। प्लेजर स्क्वाड के सदस्यों के लिए ये सम्मान की बात होती है। कहा जाता है कि किम जोंग उन की पत्नी भी प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा थी, लेकिन इसकी सच्चाई की तस्दीक नहीं की जा सकती। किम के कुल के इस कांड के सामने आने के बाद तानाशाह का शासन एक्सपोज हो गया है। यहाँ आपको बताते हैं कि चुनी गई लड़कियों को किस काम में लगाया जाता है। तो कुल 3 हिस्सों में फाइनली सेलेक्टेड लड़कियों को बांट दिया जाता है। पहला ग्रुप मसाज के लिए होता है, दूसरा ग्रुप गाने, डांस और एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तीसरा ग्रुप तानाशाह और उनके सहयोगियों को खुश करने के लिए होता है। किम जोंग उन क्रूर शासक हैं, एक छत्र राज करते हैं, अमेरिका तक को चैलेंज करते हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के खिलाफ कोई विरोध की आवाज बुलंद करने की ताकत नहीं रखता। ये सारे तथ्य हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है जो योनमी पाक ने बताई है, इसका कोई प्रूफ तलाश पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से किम का कुल उत्तर कोरिया में पिछले 76 सालों से शासन चला रहा है और देश को मुट्ठी में कैद कर रखा है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, परमाणु बम बनाने की इच्छा, विरोध करने वालों को हाथियों से कुचलवा देना, अपने ही अफसरों को तोप से उड़ा देना। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के कारनामों की बेशुमार कहानियां हैं और इन्हीं कहानियों में जुड़ गई है किम जोंग उन के प्लेजर स्क्वाड की कहानी, जो किम जोंग उन की जिंदगी के उस राज को बेपर्दा कर रही है जो अब तक पर्दे में था। यूक्रेन कितना हारा, कितना बचा, रूस ने कितना जीता, कितना कब्जा किया, और सबसे बड़ा सवाल कि आज 2 साल बाद कहां पहुंचा है रूस और यूक्रेन का युद्ध। क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी फौज उतार दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हालांकि इस कदम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है। पुतिन का केमिकल वॉर शुरू। पुतिन का एक्शन देख बौखलाया अमेरिका और फ्रांस। फ्रांस ने पहली बार यूक्रेन में उतारी अपनी फौज। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे भयावह काल। यूक्रेन कितना हारा, कितना बचाया, रूस ने कितना जीता, कितना कब्जा किया, और सबसे बड़ा सवाल कि आज 2 साल बाद कहां पहुंचा है रूस यूक्रेन युद्ध।
क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी फौज उतार दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हालांकि इस कदम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है कि फ्रांस की फौज यूक्रेन भेजी गई है। लेकिन डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए रूस का वो दावा जिसके मुताबिक रूस की सेना ने सिर्फ इस साल यानी 2024 में यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1000 военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники и 2500 образцов вооружения и военной техники. रूस के कब्जे के दावे में कितना दम है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन पर जिस तरह से रूस कहर बनकर टूट रहा है उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन में किस तरह का जलजला पैदा हुआ है। रूस का दावा है कि हमले के कारण यूक्रेन की फौज लगातार पीछे हट रही है, लेकिन यूक्रेन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि इस तथ्य को बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि रूस ने यूक्रेन में सेना भेजने के 7 महीने बाद यानी सितंबर 2022 में 4 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया पर नियंत्रण कर लिया था। इस वक्त रूस का यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में 18% इलाके पर कब्जा है। रूस युद्ध के पहले दौर में सीमित फोर्स के साथ लड़ा, लेकिन दूसरे चरण में उसने प्रहार को और जोरदार कर दिया। तीसरे चरण में रूस ने मिसाइलों से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया और अब चौथे चरण में रूस यूक्रेन की ताकत को कुचलने के लिए फुल पावर से लड़ रहा है। यूक्रेन इस वक्त रक्षात्मक मुद्रा में है। लंबे चले युद्ध के कारण उसकी सेना और हथियार दोनों की प्रहारक क्षमता पर असर हो रहा है। इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार-बार नाटो ताकतों से मदद की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मदद की इसी दरकार को देखते हुए फ्रांस ने अपनी फौज यूक्रेन में उतार दी है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार यूक्रेन में अपनी सेना भेजी है। फ्रांसीसी सैनिकों के शुरुआती समूह में लगभग 100 सैनिकों की टुकड़ी को यूक्रेन भेजा गया है। सैनिकों को स्लावियांस्क में यूक्रेन की 54वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के समर्थन में तैनात किया गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा है वो 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट से हैं, जो फ्रांस की विदेशी सेना यानी लीजन एट्रैंगर की मुख्य टुकड़ी है। इन सैनिकों का मकसद डॉनबास में रूस की बढ़त को रोकने में यूक्रेन की मदद करना है। फ्रांसीसी टुकड़ी में तोपखाने के विशेषज्ञ शामिल हैं। जाहिर है ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब रूस ने यूक्रेन में अपना अभियान तेज कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पिछले कई महीनों से यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना को भेजने की धमकी दे रहे थे। हालांकि फ्रांस को नाटो देशों से इस बारे में बहुत समर्थन नहीं मिला है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका नाटो सैनिकों को यूक्रेन में भेजे जाने का विरोध करता है। लेकिन सच क्या है? क्या बिना अमेरिका की सहमति के नाटो का सदस्य देश फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेना उतार सकता है? Рассмотрим ход вопроса. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать. फ्रांसीसी सैनिकों की यूक्रेन भेजने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन में फ्रांस ने लाल रेखा को पार कर दिया है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन में घुसती हैं तो इसे सीधे युद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन रह रहकर परमाणु ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी देते रहे हैं। माना जा रहा है कि विदेशी सैनिकों को भेजकर फ्रांस ने एक बचाव भी अपने पास रखा है। वो कह सकता है कि भेजे गए लोग फ्रांसीसी नागरिक नहीं हैं। ऐसा क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है।
फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी विदेशी सेना भेजी है। मतलब फ्रांस की विदेशी सेना में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी हैं। इसमें सैनिकों को गुमनाम होने की छूट भी होती है। इसमें काम करने वाले सैनिक 3 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं। विदेशी सेना भेजने का फैसला फ्रांस ने इसलिए किया है क्योंकि विदेशी सेना भेजने पर अधिक घरेलू विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रांस के पास विदेश में तैनात करने के लिए बड़ी संख्या में अपने सैनिक नहीं है। फ्रांस की मूल सेना को भेजने के लिए उसे अतिरिक्त भर्ती करनी होगी, जिसे लेकर मैक्रो के राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका मिलेगा। फ्रांस के यूक्रेन में जमीन पर आने के बाद युद्ध में हालात का बदलना तय है, लेकिन फ्रांस ने यह कदम क्यों उठाया, उसके पीछे वजह दी जा रही है कि युद्ध में रूस प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो हथियार हैं जिसकी काट यूक्रेन की सेना के पास नहीं है, और रूस को अगर रोकना है तो सिर्फ नाटो की ओर से हथियारों का जखीरा भेजना काफी नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर रूस के खिलाफ अभियान छेड़ना होगा। अब सवाल है कि रूस कौन सा रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार है क्लोरोपेक्रिन। क्लोरोपेक्रिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल जानलेवा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसकी खासियत है कि ये गैस और लिक्विड दोनों ही रूपों में इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एक छोटी सी बूंद भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। गैस के रूप में इसकी जरा सी मात्रा भी शरीर के अंदर जाने पर किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होती है। क्लोरोपेक्रिन नाम के केमिकल हथियार का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैस के रूप में किया गया था। तब जर्मनी की सेना ने इसे मित्र राष्ट्रों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। क्लोरोपेक्रिन का इस्तेमाल युद्ध में करना बैन है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW ने इसे चोकिंग एजेंट की कैटेगरी में डाल रखा है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन में इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए रूस को रोकना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि क्लोरोपेक्रिन व्यक्ति पर असर कैसे डालता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शरीर के भीतर जाते ही मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे नाक, गले और फेफड़ों में जलन होने लगती है। इसके कारण फेफड़ों की हवा खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान का दम घुट जाता है। इसके पहले भी रूस पर आरोप लगे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस ना तो इसका खंडन करता है और ना ही इसकी पुष्टि। जाहिर तौर पर पुतिन लंबे चले युद्ध को अब समेटना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन की बर्बादी के साथ साथ रूस के हित भी प्रभावित हो रहे हैं और नाटो की युद्ध में सीधी एंट्री के बाद ये युद्ध भयावह दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस, जो कि पहले से तय है कि किसी भी कीमत पर पैर पीछे खींचने वाला नहीं है, लिहाजा जरूरी है कि पुतिन को किसी सम्मानजनक संधि के टेबल पर बिठाकर युद्ध का हल निकाला जाए, जो फिलहाल तो कम से कम होता नहीं दिख रहा है। मतलब आगे रूस यूक्रेन का भीषण युद्ध दिख रहा है। झारखंड के कैश कांड से जुड़ी आप बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। रांची में ईडी की रेड आज भी जारी है। आज फिर से ईडी ने तकरीबन 1.5 करोड़ कैश बरामद किया, ऐसा बताया जा रहा। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के घर पर ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आज ईडी की टीम ने रांची में 3 से 4 जगहों पर छापेमारी की है। झारखंड के कैश कांड पर प्रवर्तन निदेशालय का चाबुक। ईडी की गिरफ्त में आलमगीर के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। ये नोटों का नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़ है। भ्रष्टाचार के इसी पहाड़ को ढहाने के लिए ईडी ने अपने एक्शन को और तेज कर दिया है। खबर है कि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर आलम को भी ईडी ने अपने शिकंजे में कस लिया है। जानकारी के मुताबिक जहांगीर आलम के घर से ही ईडी को 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड सरकार अब तक इस कैश कांड की कहानी से अनजान है। सुनिए झारखंड के सीएम ने क्या कहा। चलिए वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। सोचिए, ये मामला सीधे सीधे झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री
आलमगीर आलम से जुड़ा है, लेकिन लगता है कि सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो भी तब जब मंत्री के ओएसडी संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से नोटों का ऐसा पहाड़ बरामद हुआ कि नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनों का सहारा लेना पड़ा। 16 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी और एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि सियासी मिलीभगत में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां-कहां तक फैली हो सकती है। निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर एक जगह जैसा कि आपने जानकारी दी, कैश का होना ये साफ दिखता है कि राज्य के अंदर किस तरह से राज्य के लोगों का, युवाओं का, गरीबों का हकमारी होता है और राज्य की जनता को ये महसूस निश्चित रूप से जनता करती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। दरअसल इस मामले की जड़ें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ी हैं, जिनके भ्रष्टाचार और कारगुजारियों की जांच ने ईडी को मंत्री आलमगीर आलम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसा है तो कानून अपना काम करेगा और इस तरीके के मामलात में कभी भी विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर कोई गुनाहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमेशा सिर्फ इतना कहते हैं कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले के एक एक सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नोटों की गड्डियों का ये पहाड़ बरामद हुआ है वो अपने आप में साबित कर रहा है कि भ्रष्टाचार की ये चेन बेहद लंबी है।